नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी होशियन में। आज हमारी क्लास 10 होने वाली है। यूनिट 4 हम लोग पढ़ रहे थे वैचारिक पृष्ठभूमि। उसके अंतर्गत आज हम मार्क्सवाद को पढ़ेंगे। मार्क्सवाद है क्या, मार्क्सवादी विचारधारा क्या है और उसके अंतर्गत जो भी शब्दावली है उसकी परिभाषा क्या है, तो वो सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले मार्क्सवाद, ये वाद जो मार्क्स के आगे लगा है वो क्या है, उसकी विचारधारा। एक व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स, उसकी विचारधारा कैसी थी और उसको लेकर के समाज में क्या विकास हुए, क्या विचारधारा बनी, उसी को लेकर के एक शब्द हमारे सामने आता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से संबंधित जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के विचारों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्थशास्त्र में भी और राजनीति में भी, आप भूगोल पढ़ते होंगे तब भी और आप हिंदी पढ़ रहे हैं तब भी, मार्क्सवाद विचारधारा सभी विषयों में कॉमन है। क्यों कॉमन है वो आगे हम पढ़ेंगे। विचारों का जो कार्ल मार्क्स थे, उनके विचारों का जो सामूहिक रूप है वो मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा के जनक अगर माने जाएंगे तो कौन माने जाएंगे? कार्ल मार्क्स। इनका जन्म आप नोट कर लीजिएगा 1818। ठीक है। अब मुझे कैसे याद हो गया, मैंने भी परीक्षा दी है और परीक्षा के अंतर्गत मैंने भी इनके जन्म, जैसे लोहिया दर्शन पढ़ा, ठीक है, गांधीवादी दर्शन पढ़ा और जितने अंबेडकर दर्शन पढ़ा, तो जितने भी महानुभाव आते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब आप यूनिट 2 पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ते हैं, तो उसमें जितने भी लेखक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, ये मान के चलिए कि उनका जो समय काल है वो आपको पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का अगर परिचय देखें तो सबसे पहले जन्म इनका होता है कब? 5 मई 1818 में ट्रेवेज नगर, राइनलैंड, जर्मनी में इनका जन्म होता है। निधन 14 मार्च 1883 में उनका लंदन में इनका निधन होता है। पूरा नाम इनका कार्ल हेनरिक मार्क्स था। ठीक है, कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1839 से लेकर के 1841 के बीच दिमाक्रिटिस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध कार्य के लिए येल विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, तो एपिक्यूरस और दिमाक्रिटस, ये दो शब्द ऐसे हैं जिन पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया था येल विश्वविद्यालय से। मार्क्स के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो 1842 ईस्वी में कोलोन से प्रकाशित राइन समाचार पत्र के लिए लेखन किया था इन्होंने। ठीक है, तो राइन समाचार पत्र का जब भी जिक्र है तो समझ जाइएगा कि ये किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से। 1843 ईस्वी में राइनिश्त जाइतुड अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, आगे का बिंदु है 1848 में नवे रायनेशे जीतुंग अखबार का संपादन किया। इनकी प्रमुख घटनाएं क्या हुई हैं इनके जीवन में, वो सब बताया जा रहा है। 1849 में अर्थशास्त्रीय अध्ययन के लिए निष्कर्ष जुर क्रिटिक पॉलिटिशियन इकोनॉमी में प्रकाशित हुआ। 1864 ईस्वी में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी 1864 में लंदन में। ठीक है, अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में रचनाओं से प्रश्न बनते हैं और इन रचनाओं का जो समय है वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सबसे पहली रचना का नाम है, 1848 में आई थी। इसे मार्क्सवाद का घोषणा पत्र कहते हैं। जिस प्रकार से पंत जी की जो पल्लव है ना, पल्लव की भूमिका, उसको घोषणा पत्र कहते हैं ना, छायावाद का घोषणा पत्र, उसी तरीके से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये भी आपकी मार्क्सवाद का घोषणा पत्र कहलाती है। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। अगला बिंदु है, इसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना किया गया था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, जो शब्दावली आएंगी जैसे मार्क्सवाद, साम्यवाद आया, ठीक है, तो इन सब के सिद्धांतों की मूल विवेचना इसमें की गई है। किसमें? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। अतः इसे साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है, इसी रचना में मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। पूछा जा सकता है प्रश्न कि इनका जो कार्ल मार्क्स का मशहूर कथन दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये किस पुस्तक में है? तो किसमें है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। कब आई थी? 1848 में। जितनी बार अध्ययन करेंगे उतनी बार आपको याद होता रहेगा। बाकी एक और इनका कथन महत्वपूर्ण है कि धर्म एक अफीम है जो व्यक्ति को कर्महीन बनाने के लिए पर्याप्त है। धर्म एक अफीम है जो व्यक्ति को कर्महीन बनाने के लिए पर्याप्त है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन दुनिया का हृदय है। अगली जो रचना आती है
3 आपको मिलते हैं इसमें, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, धर्म एक अफीम है, और दूसरा धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन दुनिया का हृदय है। ठीक है, अब आगे की जो रचना है दास कैपिटल, ये कब आई थी? 1867 ईस्वी में। इसे हिंदी में पूंजी कहते हैं, याद रखिएगा। दास कैपिटल हिंदी में इसको पूंजी के नाम से पुकारा जाता है, 1867 में आई थी। इस पुस्तक में पूंजीवाद का विश्लेषण तथा मजदूर वर्ग का शोषण से मुक्त करने का उपाय इसमें बताया गया है। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं दास कैपिटल के। प्रथम भाग 1867 में आया था, द्वितीय भाग 1885 में, तृतीय भाग 1894 में। जैसे होता है ना कोई मूवी या फिर कोई पुस्तक का विमोचन होता है तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 के नाम से, वैसे ही जो दास कैपिटल रचना है इसके 3 भाग आए थे। 1867 में इसका प्रथम भाग आया था, संपादन एवं लेखन स्वयं मार्क्स के द्वारा इसका हुआ था। फिर जब दूसरी पुस्तक आई 1885 में, इसका संपादन एंगल्स ने किया, और ये सब मार्क्सवादी ही विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आलोचक अभी नाम मैं पढ़ाऊंगी ना, उन आलोचकों को भी याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने तो नोट्स बना लिए थे, अस्तित्ववादी कौन से विचारधारा के में है और मार्क्सवादी कौन है, तो इस प्रकार से जितनी विचारधाराएं थी उनको सबको अलग अलग सेग्रीगेट करके नोट्स बना लिए थे। इसी प्रकार से आपको भी करना, चाहे जितना PDF हो चाहे जितनी बुक्स हों, उससे पढ़ करके आप सोचेंगे कि हमारे मानस पटल पर बैठ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। आपको अपनी लेखनी चलानी ही पड़ेगी। शॉर्ट बिंदुओं को लिखते समय याद करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तृतीय भाग 1894 ईस्वी में संपादन हुआ था। दूसरा और तीसरा भाग का संपादन उनके दोस्त एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। ठीक है, तो ये संपादन कार्य हो गया। फिर इनकी तीसरी पुस्तक सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत, दरिद्रता दर्शन, पवित्र परिवार, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। मार्क्सवादी के अन्य विचारकों में कौन कौन शामिल है? देखिए, सबसे पहला नाम आता है लेनिन व्लादिमीर इलिच। 1870 में इनका जन्म होता है। आप भले ही मृत्यु मत याद रखिए, लेकिन जब क्रम के वाले प्रश्न आते हैं, और पाश्चात्य आलोचकों वाले क्रम के बहुत पूछे जा रहे हैं, पिछली 2 बार आप देख रहे होंगे PYQ में जो पाश्चात्य आलोचक है उनका क्रम लगाने को आ रहा है। लेनिन व्लादिमीर इलिच 1870 में इनका जन्म होता है। लियो ट्राट्स्की, और ये सारे ही मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। 1879 में 1879, मैक्सिम गोर्की 1868 में, क्रिस्टोफर कॉडवेल 1907 में, और जॉर्ज लुकाज आदि के नाम उल्लेखनीय। अब जॉर्ज लुकाज का समय तो मुझे नहीं मिला, आपको मिलेगा तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स के कथन हैं, कौन कौन से कथन है? समाज में जो भी घटित होता है वह सिर्फ पूंजी के लिए घटित होता है। ठीक है, अगला है समाज में केवल 2 ही वर्ग हैं, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। अगला है इतिहास खुद दोहराता है, पहले त्रासदी की तरह, दूसरी एक मजा की तरह। अगला है कथन लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता धर्म का अंत है। तो ये जितने भी कथन दिए गए हैं सब कार्ल मार्क्स के ही कथन हैं। प्रमुख मार्क्सवादी विचारक कौन है? सबसे पहले कॉडवेल का नाम आता है, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। कॉडवेल, रॉल्फ फॉक्स, फेरल, जॉर्ज लुकाच, फिर निकोस पुलित्साज, कॉट्स्की, लेनिन, एंजल्स, रोजा लग्जमबर्ग। ठीक है, तो ये सारे ही नाम आपके मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। और जो इलिच का नाम आगे आपने पढ़ा था ना, व्लादिमीर इलिच, तो ये अन्य विचारकों में भी आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मार्क्सवाद के विशेष तथ्य। अगर देखें तो मार्क्स के विचारों का आधार 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति में हुई थी। याद रखिएगा, इनका जो आधार जब बनी थी, किसी चीज़ का आधार होता है ना, जैसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ तो किस प्रकार से हुआ, संस्कृत का क्या योगदान रहा, किस प्रकार से लिपि का हुआ, तो एक संक्रमणकालीन दौर आता है। उस संक्रमणकालीन दौर के बाद ही कोई चीज़ पुष्ट होती है। ठीक है, जैसे ब्रज भाषा से खड़ी बोली का विकास किस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार जो मार्क्स अचानक से, तो वो आसमान से नहीं आ गई ना, तो इनका विचार क्या था, इस मार्क्सवादी विचारधारा का आधार क्या बनी थी, तो 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति, जो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी वो अच्छी तरह से अवगत होंगे 1917 की रूसी क्रांति से, उसी का आधार बनी थी मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्स ने 1844 ईस्वी में वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। मार्क्सवाद को सबसे पहले व्यवहारिक रूप लेनिन ने दिया था। ठीक है, आगे मार्क्स के निधन पर लेनिन ने क्या कहा था? सबसे पहले इन्होंने कहा था कि आज मानव जाति एक महत्वाकांक्षी मस्तिष्क से वंचित हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है, लेनिन का कथन है, मार्क्स के ऊपर कहा था जब उनकी मृत्यु हो गई थी, आज मानव जाति एक महत्वाकांक्षी मस्तिष्क से वंचित हो गई।
अच्छा, जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तो वल्लभाचार्य जी ने क्या कहा था? मुझे याद आ रहा है, मृत्यु से याद आ रहा है, होता है ना? तो बताइए क्या कहा था। और ऐसे ही एक वक्तव्य आप पढ़ते हैं आदिकाल में, जब किसकी मृत्यु पर जो अमीर खुसरो जी हैं वो कहते हैं, और वो पंक्ति पूछी भी जा चुकी, उस पंक्ति का नाम बताना है और किसकी मृत्यु पर वो कहते हैं। ठीक है, बताइएगा। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं और ये तो आज आपको पता चल गया है वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कि जब मार्क्स का निधन होता है तो लेनिन का क्या कथन था। ठीक है, एक कथन तो ये आपके सामने ही है। दूसरा कथन, जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तो विठल नाथ ने क्या कहा था। और तीसरा कथन, अमीर खुसरो ने किसकी मृत्यु पर कौन सी पंक्ति कही थी। ठीक है, बताइएगा। लॉस्की शब्द के शब्दों में मार्क्स ने समाजवाद को एक रूपता में बांधा और एक आंदोलन बना दिया। ठीक है, तो लॉस्की के शब्दों में ये कथन है। कार्ल मार्क्स के कार्य एवं विचार को देखें तो संक्षिप्त में कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। हीगल ये भी एक पाश्चात्य आलोचक है। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। याद रखिएगा, एक और पुस्तक इनकी आती है होली फैमिली, जो कि जिक्र उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो होली फैमिली कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाई थी, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सबसे अधिक प्रकाश डाला था। किस वर्ग पर? सर्वहारा वर्ग पर। जो पूंजीपति वर्ग था उसके खिलाफ इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए, और जो सर्वहारा वर्ग है, जो कृषक वर्ग था उसको, जो मजदूर वर्ग था उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों और अमीरों के मध्य वर्ग संघर्ष ही है। अगला बिंदु है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। तो प्रमुख उद्देश्य वर्ग विहीन, जैसे होता है ना ऊंच नीच, ठीक है, उस प्रकार से गरीबी या अमीरी का जो संघर्ष है, और जो सर्वहारा वर्ग है और जो पूंजीपति वर्ग है, उसी के बीच की खाई को कम करना मेन उद्देश्य था कार्ल मार्क्स का। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दिया था। ठीक है, मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दिया। मार्क्स ने कहा लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। इम्पॉर्टेंट है, और हमारी जो लोकतंत्र प्रणाली भी है, ठीक है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। मार्क्सवाद की परिभाषा अगर एक बार और देखते हैं तो इसमें लिखा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स के द्वारा जिस शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की गई, जिसमें समानता पर अधिक बल दिया गया, उसी विचारधारा को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जब यूरोप में उदारवाद अपने चरम सीमा पर था। उदारवाद लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। इसके विरोध में मार्क्स ने 1844 में वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापन किया। यहीं से मार्क्सवाद का आरंभ माना जाता है। मार्क्सवाद के 2 रूप थे, चिरसम्मत मार्क्सवाद और समकालीन मार्क्सवाद। तो चिरसम्मत मार्क्सवाद क्या था? परिभाषा दी गई है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित विचार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात उसे जो का त्यों ग्रहण कर लिया गया, उन्हें चिरसम्मत मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। चिरसम्मत मार्क्सवाद में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल होते हैं। सबसे पहले तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्दावलियां आ रही हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? यह विचारधारा मार्क्स ने हीगल से उधार में ली थी। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को सर्वांगीण जीवन दर्शन कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक जगत की सभी वस्तुएं और घटनाएं अपने आंतरिक विरोध और संघर्ष के कारण द्वंद्ववादी क्रियाओं के आधार पर विकास की ओर अग्रसर होती है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु या कोई भी घटना को बताते हैं कि उसका आधार विकास की ओर हमेशा अग्रसर होता है। यह विकास गुणात्मक होता है, इसमें निषेधात्मक कार्य का निषेध होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद से तात्पर्य इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध, समाज के प्रगति का रास्ता तैयार करने तथा राजनीतिक, कानूनी, बौद्धिक, नैतिक मूल्यों को निर्धारित करने से है। मार्क्स ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया है कि आर्थिक संबंधों में बदलाव करने से है समाज के स्वरूप में बदलाव हो जाता है। यह बदलाव ही विकास का मुख्य आधार है। कौन कौन सा आधार है? सबसे पहले 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। प्रस्तुत, प्रतिवाद, विरोध और संवाद परम सत्य का अर्थ होता है, बीच का रास्ता इसमें निकल जाता है। अगला इनका एक और सिद्धांत आता है अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। ये सब तो जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं या फिर भूगोल के विद्यार्थी हैं उन्होंने पढ़ा होगा। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य से तात्पर्य काम के उचित मूल्य से है। किसी भी वस्तु का मूल्य श्रमिक वर्ग के परिश्रम का परिणाम है। मालिक या पूंजीपति वर्ग वस्तु के विक्रय से हुए लाभ में श्रमिक वर्ग को शामिल नहीं करता है। मार्क्स ने इसे चोरी कहा है। वस्तु का मूल्य श्रमिक वर्ग की कार्य कुशलता से निर्धारित होता है।
अगला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में केवल 2 ही वर्ग होते हैं, शोषक वर्ग जिसको पूंजीपति वर्ग के नाम से जाना जाता है और शोषित वर्ग जिसको सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है। इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है, दोनों वर्ग एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब चिरसम्मत मार्क्सवाद की विशेषताएं क्या हैं? हिंसक क्रांति का समर्थक है, शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल है और यथार्थवाद पर बल दिया है और कला के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण इसमें है। ठीक है, चिरसम्मत मार्क्सवाद में। समकालीन मार्क्सवाद क्या है? मार्क्स के विचारों को वर्तमान परिवेश में आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ अपनाना समकालीन मार्क्सवाद है, जिसको व्यवहारिक मार्क्सवाद के रूप में भी जानते हैं। समकालीन मार्क्सवाद की विशेषताएं अगर देखें तो अहिंसक क्रांति पर बल दिया गया है। ठीक है, मानवीय पक्ष पर बल दिया गया है, धर्म का विरोध नहीं करते हैं। निष्कर्षतः वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगी। मार्क्स वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन आदि पर जो अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए वह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। मानव इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने इतिहास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है। उसका दावा है कि दुनिया का हर समाज इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थाएं कौन सी हैं? सबसे पहले आदिम साम्यवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यह सामाजिक जीवन की शुरुआत का समय है जब ना तो किसी निजी संपत्ति की धारणा थी और न ही शोषण। सभी मनुष्य सामुदायिक जीवन जीते थे और उनमें बेहद प्राथमिक किस्म का श्रम विभाजन था। इस समय जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था क्योंकि मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों तथा पशुओं से हर समय खतरा रहता था और मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता था आदिम साम्यवाद में। फिर दास व्यवस्था, स्लेवरी। यह मानवीय सभ्यता का सबसे बुरा दौर था क्योंकि इसमें शोषक वर्ग ने निम्न वर्ग के मनुष्यों को संपत्ति ही बना लिया था। दास और मालिक इस समय के 2 वर्ग थे। दास मालिकों की निजी संपत्ति थे जिनके साथ कुछ भी करना वैध था, जहाँ तक कि दासों को अपनी संतान का अधिकार भी नहीं था। रोम तथा ट्यूटन आदि में यह अवस्था स्पष्ट तौर पर विकसित हुई। फिर आता है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत के साथ ही सामंतवाद का उदय हुआ और इसमें 2 वर्ग बने, सामंत, फ्यूडल लॉर्ड्स तथा कृषक सर्फ्स। कृषकों को दासों की तुलना में ज्यादा अधिकार प्राप्त थे, किंतु उन्हें बेगार करनी पड़ती थी और युद्ध होने पर सैनिक सेवा भी देनी होती थी। यह व्यवस्था यूरोप के लगभग सभी देशों में विकसित हुई। फिर आता है पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति के साथ ही पूंजीवाद का उदय हुआ जिसमें पूंजीवाद, बुर्जुआ तथा मजदूर, सर्वहारा 2 वर्ग बने। इसमें मजदूरों को अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट की स्वतंत्रता दी गई। सैद्धांतिक तौर पर इस व्यवस्था में उन्हें बेगार नहीं करनी पड़ती है, किंतु राज्य की अहस्तक्षेप नीति, लेजेस फेयर तथा मांग पूर्ति के कठोर नियम के कारण मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय बनी रहती है। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवाद में मजदूरों में एकता और वर्ग चेतना तेजी से फैलती है और इसी के चरम स्तर पर दुनिया के सभी मजदूर विश्वव्यापी हिंसक क्रांति करके समाजवाद की स्थापना करेंगे। अगला बिंदु है समाजवाद। समाजवाद पूंजीवाद के तुरंत बाद की स्थिति है जिसे सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट भी कहा गया है। इस अवस्था में राज्य तो रहता है किंतु वह जनसाधारण के पक्ष में होता है। निजी संपत्ति की धारणा खत्म हो जाती है, धर्म को मानना निषिद्ध हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करता है और उसे कार्य के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। अगला है साम्यवाद। साम्यवाद अंतिम व्यवस्था है जिसे मार्क्स का यूटोपिया या स्वप्नलोक भी कहते हैं। यह समाजवाद का अगला स्वाभाविक चरण है जहां राज्य लुप्त हो जाता है, धर्म मानवीय चेतना से हट जाता है। इस अवस्था में न शोषण रहता है, न राष्ट्र, न विवाह, न परिवार और न ही किसी प्रकार का अलगाव या अजनबीपन, सेल्फ एलिनेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करता है तथा उसे जरूरत के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। ठीक है, तो आज ये मार्क्सवाद का चैप्टर भी समाप्त होता है। विभिन्न पारिभाषिक शब्दों से मैंने आपको अवगत कराया, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं या फिर जो कृतियां का समय है या फिर जो मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत जितने भी विचारक शामिल हैं उनके नाम, ठीक है, तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए। और उनका जन्म कब होता है? 1818 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु पर लेनिन ने क्या कहा था वो भी आप इम्पोर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, और PDF को डाउनलोड जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।